नमस्कार सभी को। आज हम लोग 12th एनसीईआरटी हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में देखेंगे, जिसका नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियाँ, और ये हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है। वैसे हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह सिंधु नदी के आसपास अधिकांश पूरा स्थल पाए गए, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता इसलिए नाम दिया गया क्योंकि पहला पूरा स्थल हड़प्पा नामक स्थान पर दयाराम साहनी द्वारा 1921 को खोजा गया, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु हड़प्पाई मुहर रही, जो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। सेलखड़ी बहुत ही मुलायम पत्थर होता था, जिस वजह से उसको आसानी के साथ किसी भी आकार प्रतिरूप में परिवर्तित किया जा सकता था, इसलिए मुहरों के निर्माण में सेलखड़ी पत्थर का प्रयोग किया गया। सामान्यतः मुहरों पर पशुओं के चित्र उत्कीर्ण मिले हैं। कुछ ऐसी लिपियों के चिन्ह भी मिले हैं जिनको अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता की पूरी जानकारी वहाँ से प्राप्त पूरा वस्तुओं के ऊपर ही निर्भर है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृत के भी नाम से जाना जाता है। संस्कृत शब्द का मतलब यहाँ पर एक विशिष्ट शैली से लिया गया है, जो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र कालखंड से संबंध हो, अर्थात जो वहाँ पे पूरा वस्तुएं पाई गई वो एक भौगोलिक और एक निर्धारित समय के अनुसार ही हों। इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मुहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित हैं। अब बात रही इस सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, तो यह अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के अनेक क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिसमें से अधिकांश स्थलों की खुदाई हो चुकी है, और इन्हीं के आधार पर इस संस्कृत का जो काल निर्धारण है, अर्थात समय निर्धारण है, वह 2600 से 1900 BC अर्थात ईसा पूर्व किया गया। इस संस्कृत के पूर्व की जो संस्कृतियाँ या साक्ष्य पाए गए उनको आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, और बाद में पाए गए साक्ष्यों को परवर्ती हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए 2600 से 1900 BC के बीच को विकसित हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। कुछ स्थलों को आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें धौलावीरा, नागेश्वर, रंगपुर, लोथल, ये गुजरात राज्य में पाए गए। उसी के साथ साथ कालीबंगन राजस्थान, मिताथल, राखीगढ़ी, बनावली हरियाणा, मोहनजोदड़ो, आमरी, बालाकोट, कोटदीजी, चन्हूदड़ो, ये पाकिस्तान के
सिंध क्षेत्र, साथ साथ में हड़प्पा, जिसके नाम पर इस संस्कृत का नाम रखा गया, और सबसे उत्तरी जो पुरास्थल मिला है वो मांडा, जम्मू। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल रहे हैं। उसी साथ साथ तटीय क्षेत्र में आप देखेंगे तो सुतका गेंडोर एक पुरास्थल भी हड़प्पा सभ्यता से संबंध रहा। अब हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं। तो इसमें कृषि, पशुपालन और शिल्पकारी से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। कुछ स्थलों को बड़े पैमाने पर जलाए जाने के या स्थलों के त्याग दिए जाने के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि आरंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था, अर्थात आरंभिक हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कंटिन्यूअस नहीं रही हैं, उनके बीच कुछ न कुछ गैप रहा है। और ये हड़प्पा संस्कृत अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली की वजह से भी जानी जाती है। अब हम देखते हैं कि इनके निर्वाह के क्या तरीके थे। तो विकसित हड़प्पा स्थलों से अनेक ऐसे हमें साक्ष्य मिले हैं जिसमें अनाजों के उत्पादन और कुछ जानवरों की जली हुई हड्डियां या उनके अवशेष मिले हैं, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि लोग अनाजों के साथ साथ मांस का भी प्रयोग करते रहे होंगे। अनाजों में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल महत्वपूर्ण हैं। साथ ही गुजरात के लोथल से बाजरे का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा सभ्यताई लोग चावल का भी प्रयोग करते थे, जो अन्य अनाजों की अपेक्षा कम पाए गए हैं। यदि जानवरों में देखा जाए तो भेड़, बकरी, भैंस, सूअर की हड्डियां मिली हैं। उनमें से कुछ जंगली जानवर जैसे वराह, हिरण और घड़ियाल की भी हड्डियां मिली हैं। स्पष्ट रूप से हम यह नहीं कह सकते हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इनका शिकार करते थे या अन्य आखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। कुछ जगहों पर मछली और पक्षियों के भी हड्डियां मिली हैं। तो इसका मतलब है ये लोग अनाजों के साथ साथ इन पशुओं का भी अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते थे। अब अनाजों का उत्पादन कैसे करते थे, कौन सी तकनीक इन्होंने प्रयोग किया, तो इनके बारे में कुछ हमें साक्ष्य मिले हैं। जैसे चोलिस्तान और बनौली से मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं। तो इसका मतलब ये लोग हल और बैलों का प्रयोग करते रहे होंगे। दूसरा साक्ष्य कालीबंगन जो राजस्थान में है, वहाँ पर एक जुते हुए खेत का भी साक्ष्य मिलता है। और इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान हैं, जो यह दिखा रही हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। तो इन साक्ष्यों से स्पष्ट हो गया कि हड़प्पा वासी खेती भी किया करते थे। हालांकि
फसलों को काटने के जो औजार हैं उनका स्पष्टतः साक्ष्य नहीं मिल पाया है। अनुमान के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शायद वह पत्थर के फलकों का फसलों को काटने के लिए प्रयोग किया करते रहे होंगे। वैसे हड़प्पा स्थल अधिकांश अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं, जहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता ज़रूर पड़ी होगी, और इसी क्रम में अफ़गानिस्तान के सुर्तगुई नामक स्थल से नहरों के साक्ष्य मिलते हैं। कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता रहा होगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो के अधिकांश घरों से कुओं के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ साथ धौलावीरा स्थल जो गुजरात में है, वहाँ से एक जलाशय का भी साक्ष्य मिला है। शायद जल संचयन के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए इनका प्रयोग किया जाता रहा होगा। तो इन साक्ष्यों से हमें यह जानकारी मिलती है कि हड़प्पावासी कृषि में संलग्न थे और फसलों की सिंचाई के लिए नहरों, कुओं या जलाशयों का प्रयोग करते रहे होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों से एक महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो है, जहाँ पर सिटी प्लानिंग, एक नियोजित शहर के साक्ष्य मिले हैं। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा साक्ष्य है। अगर इसको देखा जाए तो बस्ती दो भागों में विभाजित थी। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था, दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन उससे नीचे था। इस आधार पर पुरातत्वविदों ने दुर्ग और निचला शहर का नामकरण किया। आप देख सकते हैं चित्र में, ये छोटा भाग लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया जिसको दुर्ग कहा गया। निचला भाग पहले भाग से नीचे बनाया गया, लेकिन यह विस्तृत था, जहाँ पर शायद हड़प्पावासी रहने के लिए अपने आवास बनाया करते थे। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिससे निचले शहर से इसको अलग किया जा सके। निचला शहर भी दीवारों से घेरा गया था और कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। शायद उनको अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऐसा किया जाता रहा होगा, लेकिन हर जगह ऐसा कार्य नहीं किया जाता था। लेकिन यह ज़रूर था कि इन पुरास्थलों के सर्वेक्षण से यह जानकारी मिली कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था, उसके बाद उसका कार्यान्वयन, और यह नियोजन परिलक्षित होता है वहाँ पर प्रयोग की गई ईंटों में, क्योंकि ईंटों का एक निश्चित अनुपात होता था, जहाँ पर ईंटों की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई। अगला देखें, वहाँ पे जल निकासी का क्या प्रबंधन था। तो अगर निचले शहर को देखा जाए तो सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था, अर्थात ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया, फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया, जिससे घरों के गंदे पानी को गली के नालियों के साथ जोड़ा जा सके
और प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। हड़प्पा सभ्यता स्थलों में कुछ ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं जिनमें धौलावीरा और लोथल प्रमुख हैं, जिनकी पूरी बस्ती किले बंद थी, अर्थात उनको चारों तरफ से घेरा गया था। शहर के कई हिस्सों को भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर जरूर बनाया गया था। अब वहाँ पर अगर गृह स्थापत्य अर्थात भवनों के निर्माण को देखा जाए तो प्रत्येक भवन में एक आंगन था। आंगन के चारों ओर कमरे बने थे। आंगन खाना पकाने, कटाई करने, खासतौर से गर्म और शुष्क मौसम में प्रयोग में लाया जाता था। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है कि ग्राउंड लेवल पर अर्थात भूमि तल पर दीवारों में खिड़कियाँ नहीं थी, क्योंकि ऐसे कुछ साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पर 2 मंजिले भवन थे। 2 मंजिलों भवन में जो निचला वाला भाग था वहाँ की दीवारों में खिड़कियाँ नहीं थी। हर घर का ईंटों से बना फर्श और अपना स्नान घर होता था, जिनकी नालियाँ दीवारों के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। 2 मंजिले भवनों में सीढ़ियों के साक्ष्य मिले हैं। कई आवासों में कुओं के भी साक्ष्य मिले हैं। कुओं का निर्माण शायद बाहरी कमरों में किया जाता था, जिससे वहाँ से गुजरने वाले राहगीर इनका प्रयोग कर सकें। अगला भाग दूसरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।